नमस्ते। आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अब बारी है आप सभी के पदोन्नति की, प्रमोशन की। पिछले कुछ समय से हमने 8 बजे के सेशन में 3000 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का निर्णय लिया था और अभी तक हम लगभग 2000 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। हमने पीओजी 1 कवर किया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कवर किया, उसके बाद हमने पीओजी 2 को भी कवर कर लिया है। अभी हमने जो सेशन स्टार्ट किया है वो है आईटी मॉडर्नाइजेशन का। इसके भी हम 300 से 400 क्वेश्चन, 300 से 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। एक शानदार लाइन के साथ इस वीडियो लेक्चर का शुरुआत करेंगे। लिखा है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी पड़ती है, कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर है। 10 से ज्यादा कंप्यूटर होने पर ऑफिस को किस कैटेगरी में रखा जाता है? जैसा कि देखा था, कल का लास्ट क्वेश्चन था कि 50 से ज्यादा कंप्यूटर है तो उस ऑफिस को ए कैटेगरी में, और 10 से ज्यादा कंप्यूटर है तो उस ऑफिस को बी कैटेगरी में रखा जाता है। एनपीसीआई का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। जितने भी यूपीआई पेमेंट होते हैं इसी के अंतर्गत होते हैं। एनपीसीआई का मतलब आपको बताना है, नेशनल पेमेंट कमीशन इंडिया, कॉरपोरेशन इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। विकल्प नंबर डी सही है। अगला आपकी स्क्रीन पर लगा दिया। क्यूआर कार्ड कैन नॉट बी यूज। क्यूआर कार्ड इनमें से इस स्थान पर उपयोग नहीं हो सकता। जैसे पीओ काउंटर है, आईपीबी मर्चेंट स्टोर है, एटीएम। क्यूआर कार्ड कहां पे उपयोग नहीं हो सकता? तो वो है आपका एटीएम। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर सी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए, आरआईसीटी। आरआईसीटी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। आपने देखा होगा सबसे पहले आरआईसीटी आया था, फिर आरआईसीटी के बाद जो है वो हमने उसी को दर्पण बोला, और अभी जो है एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी आ गया है तो आपको मोबाइल हैंडसेट दिए हैं और उसी से आरआईसीटी डिवाइस को रिप्लेस कर दिया गया। आरआईसीटी क्या था? रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी था। ये अगला है किफ। किफ क्या होता है भाई? किफ का मतलब क्या होता है? ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। ये बात आपने ध्यान रखना है, जब भी किसी कस्टमर का हमने अकाउंट खोलना है तो उसको जो है सबसे पहले की बनाया जाता है। ठीक है, बी नंबर का उत्तर हो जाएगा। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा बल्कि कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल होगा। ऑप्शन बी, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। चलिए फ्रेंड्स, एफएसआई क्या होता है? एफएसआई स्टैंड फॉर, एफएसआई स्टैंड फॉर कई बार आपको दिखाई देगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर या फिर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। आपने दोनों ही याद रखना है। एफएसआई जो है, जिसका वेंडर कौन था? जिसका वेंडर था इन्फोसिस, जिसका वेंडर था इन्फोसिस। और इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर। मतलब विकल्प नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एमएनओपी। एमएनओपी का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक टर्मिनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है और उस पीडीएफ में काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। चलिए बताइएगा, एमएनओपी क्या है? किसी को याद होगा शुरुआत कब हुआ था वो भी बताइएगा। एमएनओपी है मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। एमएनओपी मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट किस सन में आया था वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पीएनओपी ये भी आपका आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अब पीएनओपी पूछा है, पीएनओपी। पीएनओपी का आपको फुल फॉर्म बताना है।
देखिए क्या हो जाएगा, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। विच वन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड? आंसर हो जाएगा आपका पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। कहां दिया है? विकल्प नंबर ए में दिया है, 2018 के समथिंग आया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए, अब ऑफिस 50 से ज्यादा है ए कैटेगरी, 10 से ज्यादा है बी कैटेगरी, और 2 से ज्यादा कंप्यूटर उस ऑफिस में लग रहे हैं, तो वो ऑफिस ए बी सी या डी कौन सी कैटेगरी में आता है? ऑफिस जो है कौन सी कैटेगरी में आता है? कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? कैटेगरी जो है सी होगा। ठीक है, 3 कैटेगरी के बारे में हम चर्चा किया। अगला आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन है। विच कमेटी अप्रूव आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट अपोस्ट नवंबर 2012? किस समिति ने नवंबर 2012 में डाक विभाग के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की मंजूरी दी थी? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस परियोजना की मंजूरी दी थी। कितने का ये बजट था? वही पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट अप्रूव फॉर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? 4,809, 4,909, 5,000, 4,500, कितने करोड़ की परियोजना थी? तो ये टोटल अमाउंट जो था इस पर, वो था आपका 4,909 करोड़ की परियोजना थी। ठीक है, चलिए अगला स्क्रीन पर सेट कर देते हैं भाई। अगला स्क्रीन पर आ चुका है। द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट थ्रू हाउ मेनी डिफरेंट सेगमेंट? ये क्वेश्चन हमने किया है, रिपीटेड है, स्किप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। डीआरसी क्या है? डीआरसी, क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। बोला है डीआरसी जो है वो, उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया था? मैसूर में स्थापित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम आर इंट्रा ऑपरेबल इफेक्ट फ्रॉम? एटीएम इंट्रा ऑपरेबल हो गया, मतलब अब इसे आप किसी भी बैंक में उपयोग कर सकते थे। डेट कब कौन सा था? 31 दिसंबर 2016 का। 31 दिसंबर 2016 का डेट था। इस डेट के बाद एटीएम, डाक विभाग का एटीएम जो है इंट्रा ऑपरेबल हो गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैज बीन मेड फंक्शनल फ्रॉम? देखिए, डाक विभाग का जो बचत खाता है उस पर इंटरनेट बैंकिंग सुविधा है। बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये कब से चल रहा है इंटरनेट बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग भी है, इंटरनेट बैंकिंग भी। खुद का जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उसके खुद के हैं। तो ये शुरू हुआ था 14 दिसंबर 2018। लगभग 8 साल हो गए, है ना, 7-8 साल हो गए। 14 दिसंबर 2018 से ही इंटरनेट बैंकिंग हमने शुरू किया था, डाक विभाग ने शुरू किया था। मोबाइल बैंकिंग हैज बीन लॉन्च ऑन? मोबाइल बैंकिंग शुरुआत कब की गई थी? अब देखिए, एटीएम इंट्रा ऑपरेबल हो गया। इंट्रा ऑपरेबल होने के बाद इंटरनेट बैंकिंग 2018 में आ गया। अब 2018 में जब इंटरनेट बैंकिंग आ गया तो उसके बाद मोबाइल बैंकिंग भी आ गया, और मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 2019 को। 15 अक्टूबर 2019 को। विकल्प नंबर बी करेक्ट था। अगला आपकी स्क्रीन पर है। बोला है अंडर विच नेटवर्क पोस्ट ऑफिस हैव बीन नेटवर्क? डाकघरों को किस नेटवर्क के तहत जोड़ा गया है? लैन, बैन, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? कौन सा विकल्प सही होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क बैन के माध्यम से जोड़ा गया है। लैन, बैन, मैन का कॉन्सेप्ट था और आपने पढ़ा होगा इसको। विच द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस नेटवर्क इंटीग्रेटर? नेटवर्क इंटीग्रेटर के संबंध में एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। आपके स्क्रीन पर विकल्प दिए गए हैं। इस इट हैज 3 नेटवर्क प्रोवाइडर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी
NSP1, NSP2 एंड NSP3। बोला इसमें 3 नेटवर्क प्रदाता हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक। NSP1, 2, 3, ये गलत हो जाएगा। अगला है इट हैज ओनली वन नेटवर्क, NSP1, ये भी गलत हो जाएगा। 2 नेटवर्क है इस पे, NSP1 है और NSP2 है, ठीक है। 2 नेटवर्क है NI में, NSP1 है, NSP2 है, इस बात को आपने ध्यान रख लेना। अलग अलग उनके वेंडर हैं, वो भी हमने आपको बताया हुआ है, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज द हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट सबसे ज्यादा किस में लगा था? FSI में, CSI में, DCF में या NI में? किसमें लगा था सबसे ज्यादा पैसा? जो है किसमें लगा सबसे ज्यादा? बजट जो है वो CSI का था। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, CSI में सबसे ज्यादा पैसा लगा था। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है। आज के बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं भूलना चाहिए, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कभी, which among various aspects of IT modernization was totally implemented first? पूरी तरीके से सबसे पहले कौन सा कंप्लीट हो गया था? पूरी तरीके से सबसे पहले कौन इनमें से कंप्लीट हुआ था, मतलब परियोजना के सारे काम खत्म हो गए थे? पहला है FSI, CSI, डाटा सेंटर या दर्पण। इनमें से जिस सेगमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं, डाटा सेंटर, इसका काम सबसे पहले पूरी तरह से लागू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा कॉस्ट हो गया CSI का, सबसे पहले पूरी तरीके से लागू हुआ था डाटा सेंटर। चलिए IT आधुनिकीकरण परियोजना में मेल संचालन हार्डवेयर स्ट्रीम का उद्देश्य क्या है? केवल TMO को हार्डवेयर की आपूर्ति, केवल डाक कार्यालय को हार्डवेयर की आपूर्ति, डाक कार्यालय को हार्डवेयर की आपूर्ति और डाकघर के डाकिया कर्मचारी को हैंडहेल्ड उपकरण की आपूर्ति। देखिए MOH का उद्देश्य क्या था? MOH का उद्देश्य था कि जो भी स्टाफ मेल ऑफिस में काम कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, खासतौर से पोस्टमैन या फिर मेल का काम कर रहा है, तो उसको हमने हैंडहेल्ड डिवाइस की आपूर्ति की थी ताकि वो जो है डिलीवरी सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो MOH का उद्देश्य था मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, क्योंकि मेल ऑफिस या मेल से संबंधित जो भी स्टाफ काम कर रहा है उनको हार्डवेयर देना आइडियली। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, VIP लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIMP लिख दिया हूं, इंपॉर्टेंट है, याद करिए। कंफ्यूजन हो जाता है इस वजह से मैं बोल रहा हूं, हालांकि आप याद तो कर लेंगे लेकिन कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाता है। आदर्श रूप से IT आधुनिकीकरण परियोजना का पहला घटक क्या था? आइडियली व्हाट हैव बीन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? FSI था, CSI, MOH या CM? आदर्श रूप से IT परियोजना का पहला घटक कौन था? कौन सा विकल्प सही होगा? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा? CSI। आदर्श रूप से पूछेगा तो हमेशा आपको CSI बताना है। ये क्या क्वेश्चन था? आदर्श रूप से IT आधुनिकीकरण परियोजना का पहला घटक। इसके अलावा आपको एक और चीज कि हमने क्या टोटल जो खर्चा सबसे ज्यादा आया था वो CSI में ही आया था, तो इस बात को भी आपको याद ही रखना है भाई, ये नहीं कि आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा वो भूल गया। चलिए IT आधुनिकीकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा क्या थी? व्हाट वाज द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? IT मॉडर्नाइजेशन में CM का क्या CM जो था उसका क्या काम था? CM में हमने क्या किया था? CM का वेंडर TCS था, और CM के तहत हमने क्या किया था? CM के तहत ट्रेनिंग दिया था हमने, ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS सहित जो भी विभाग के कर्मचारी हैं उनको स्टेबल करना, इस टेक्नोलॉजी के प्रति तैयार करना, ये उद्देश्य था CM चेंज मैनेजमेंट का। और जिसकी जिम्मेदारी जो है किसने ली थी? ली थी TCS ने। चलिए कौन से कार्यालय IT आधुनिकीकरण का हिस्सा नहीं है? चलिए PSD, CSD, RSD, RLO। बिल्कुल, PSD, CSD,
RSD या RLU, ये सभी आईटी आधुनिकीकरण के हिस्से नहीं है। ठीक है भाई, चलो आलाप हो जाएगा। अगला स्क्रीन पर आ चुका है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, फाइंड करेक्ट। सही विकल्प, सही मिलान करें, सही का पता लगाएं। यूपीएस क्या करता है? पावर सप्लाई। कैट 6 नेटवर्क केबल है क्या? माउस इनपुट डिवाइस है क्या? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है क्या? कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 1 2 3 4 1 4 3 4 1 3 4। रीजनल स्टोर डिपो, सर्किल स्टोर डिपो, पोस्टल स्टोर डिपो। ठीक है, कौन सा उत्तर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी, यूपीएस पावर सप्लाई, कैट 6 नेटवर्क केबल है, माउस जो है इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ये सब पहले से ही मिला हुआ है। और 1 2 3 4 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसी वजह से हमने इसको टिक कर। फ्रेंड्स अगला देखिएगा, विभाग ने किसके तहत मेल ऑफिस को कंप्यूटर हार्डवेयर पेरिफेरल पोस्टमैन स्टाफ को स्मार्टफोन की आपूर्ति की? दर्पण, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, नहीं इसके अंतर्गत नहीं किया। एफएसआई, फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर, इसके तहत भी नहीं था। रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, इसके तहत भी नहीं था। एमओएच के तहत था। क्या किया था हमने? इसका वेंडर किसी को याद है? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसका वेंडर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मेल ऑपरेशन हार्डवेयर के तहत मेल ऑफिस के जो भी स्टाफ थे और पोस्टमैन, उनको हार्डवेयर की आपूर्ति करना, ठीक है, खासतौर से मेल के काम के लिए। एटीएम में एक चिप का उपयोग किया जाता है, ईएमवी चिप। ईएमवी, ईएमवी है क्या? ईएमवी चिप का उपयोग एटीएम में करते हैं। ईएमवी का मतलब होता है यूरो मास्टर कार्ड वीजा। ऑप्शन नंबर ए को हमने टिक किया है, याद कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीएसआई के तहत डीओपी ने किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विभाग के वित्त और खाता मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों का ऑनलाइन डिजिटलीकरण किया गया है? अंडर सीएसआई, डीओपी हैज डिजिटलाइज द फाइनेंस एंड अकाउंट एंड एचआर मैनेजमेंट फंक्शन डिपार्टमेंट ऑनलाइन यूजिंग विच प्लेटफॉर्म? पिनैकल, सैप, एडब्ल्यूएस या एसएएस? किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था जो वर्तमान में बंद हो गया? वो था सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सैप का उपयोग किया था। चेंज मैनेजमेंट किस वर्ष पूरा हुआ? चेंज मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिपार्टमेंट के पूरे ही कर्मचारियों को और साथ ही साथ डिपार्टमेंट के अलावा जो है हमने डीडीएस को भी क्या किया था? हमने तैयार किया था, ट्रेनिंग दिया था, और ये 2015 में पूरा हो चुका। ठीक है, चलिए फ्रेंड, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट इन द ईयर, भारतीय डाक में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन 11 12 12 13 13 14 14 15। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इंडिया इन द ईयर 11 12 12 13 13 14 14 15, कौन से ईयर में हुआ था? ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 12 13। ठीक है, 12 13 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। एसओएल क्या होता है? हर एक ऑफिस का एक हमने एसओएल आईडी देखा। ठीक है, एसओएल आईडी हर एक ऑफिस का देखा, जिसके माध्यम से जैसे कभी आपको ट्रांसफर करना है अकाउंट को, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो एसओएल के उपयोग के तहत ही हम कर सकते हैं। एसओएल क्या होता है? सर्विस आउटलेट होगा। सर्विस आउटलेट हमको विकल्प नंबर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है भाई, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड करेक्ट वन। जिफी नेटवर्क प्रोवाइडर है, एजीएस जो है कैश का मैनेजमेंट करता है, इसका इन्फोसिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, बीएसएनएल एनएसपी 2 था। कौन सा सही है? 1 2 3 नॉट करेक्ट, 2 आर नॉट करेक्ट, 2 एंड 4 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाए? सही का मिलान करना था, बताना था कि कौन सा सही है। सीफी नेटवर्क प्रोवाइडर है,
एजीएस कैश मैनेजमेंट करता है, एजीएस वेंडर हो गया कैश मैनेजमेंट के लिए। इन्फोसिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता था 1.0 के तहत। और बीएसएनएल जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। NSP1 और NSP2 थे, एक बीएसएनएल था, एक सिफी था। तो याद है, कमेंट बॉक्स में डालिए। 1 2 3 हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी गलत है। सही का मिलान करें। मैंने अच्छे से 1.0 का वीडियो दिया है, काफी सारी चीजें समझाई है। ये भी आपको बात याद रखना है, भले ही 2.0 आ गया लेकिन 1 पॉइंट से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉडेम किस कंपनी? टीम लिंक का। राउटर जेनिफर का। स्विच एचपी का। पीसी डीलिंक का। सही का आपको पता लगाना है, कौन सा सही है। नंबर 83 चंद्रा बोल रहे हैं डी होगा। कौन सा विकल्प होगा? विकल्प नंबर ए करेक्ट हो। मॉडेम जो है टीम लिंक का हम उपयोग कर रहे हैं, जो कि सही होगा, बाकी गलत है। WPCTC, जब हमने चेंज मैनेजमेंट का शुरुआत किया था तो हमने WPCTC ओपन किए थे, जिसका मतलब था वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। देखिए ये जो है एचओ स्तर में बनाया गया था, हर एचओ में एक वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। और इसके माध्यम से हम क्या करते थे, जीडीएस को या पोस्टल डिपार्टमेंटल कर्मचारी को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। ये था वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। चलिए, एफएसआई प्रोजेक्ट एम कंप्यूटराइजिंग द। एफएसआई जिसका वेंडर इन्फोसिस था, इसका उद्देश्य क्या था? सेविंग बैंक को कंप्यूटरीकरण करना, सेविंग बैंक पीएलआई को, पीएलआई केबल, सेविंग बैंक एचआर को। तो इसका उद्देश्य था, देखिए जो भी बीमा और बैंकिंग संबंधित काम है उसको कंप्यूटरीकरण करना एफएसआई का उद्देश्य था। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर दोनों दिया था और दोनों जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाए। सिंस वेन डिजास्टर रिकवरी सेंटर बीन फंक्शनिंग फॉर इंडिया पोस्ट, आपदा रिकवरी सेंटर कब से काम कर रहा है? आपदा रिकवरी सेंटर मैसूर में 1.0 में बनाया गया था, जिसका डेट क्या था? जिसका डेट था आपका 15 मई 2015 से ये काम कर रहा था। और ये डेट काफी इंपॉर्टेंट। चलिए, भारतीय डाक के लिए प्राथमिक डेटा केंद्र कब से इसका काम शुरू हुआ था? प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ फॉर इंडिया पोस्ट हैज बीन फंक्शनिंग सिंस। प्राइमरी डाटा सेंटर फॉर इंडिया पोस्ट हैज बीन फंक्शनिंग। देखिए हमने अभी देखा कि डिजास्टर रिकवरी सेंटर मई 15 से काम कर रहा है, और प्राइमरी डाटा सेंटर 3 अप्रैल 2013 से काम कर रहा है। ये दोनों ही डेट काफी इंपॉर्टेंट है। डेट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबको आपने याद कर लेना है। भारत में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था नवंबर 12, अगस्त 12, नवंबर 8, मई 12। और ये डेट, ये ईयर कौन सा था? 2012 का। महीना था नवंबर का। नवंबर 2012 को ही इसका शुरुआत किया गया था। हमने देखा 50 से ज्यादा ए कैटेगरी और 10 से ज्यादा बी कैटेगरी, 2 से ज्यादा सी कैटेगरी। अब दो ही कंप्यूटर, कौन सा कैटेगरी? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी कैटेगरी। कहाँ पे दिया है? डी में दिया है। दो कंप्यूटर वाले ऑफिस को हमने डी कैटेगरी में रखा है। इन्होंने डी लगाया, भाई सही है। विच द फॉलोइंग हैज फैसिलिटी पेमेंट ऑफ पीएलआई इन बीओज विच वाज अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड टू एसओ एंड एचओ। लिखित में से किसे बीओज में पीएलआई भुगतान की सुविधा प्रदान की जो पहले एसओ और एचओ तक ही सीमित था? किसने बीओ में भी पीएलआई भुगतान के सुविधा ऑनलाइन प्रदान की? करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी होगा। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस न्यू इंडिया के तहत हमने इसकी शुरुआत की थी। अगला आपकी स्क्रीन पर है प्रोजेक्ट आउटले फॉर दर्पण। कितना कॉस्ट था दर्पण का? जब आईटी मॉडर्नाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो 4,909 करोड़ का ये परियोजना था। अब इस पर दर्पण ही केवल, दर्पण का जो कॉस्ट था, जिसके तहत हमने ये बोला कि जितने बीओज हैं उनको हमने आधुनिकीकरण करना है, जिसका कॉस्ट 1400 करोड़ था। ठीक है, 1400 करोड़ केवल हमने दर्पण के लिए इन्वेस्ट किया है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। संगठन में आईटी क्षमताओं की प्राप्ति की स्थिति का अध्ययन करने, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। है ना, 2 पॉइंट का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है और सीधा यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है ना। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब भी हमने क्वेश्चन आने से पहले ही इसको यहाँ पे पढ़ाया था। तो ये इन्फोसिस इंडिया के साथ एक सलाहकार नियुक्त किया, टीसीएस मुंबई प्राइवेट वाटर हाउस कॉर्पस प्राइवेट लंदन, डेलाइट लंदन। तो हम कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राइस वाटर हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सही का आपको मिलान करना है, सही का आपको मिलान करना है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पीछे पीछे हमने देखा था। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, एचपी स्विच टीम लिंक राउटर जेनिफर मॉडेम। एचपी राउटर टीम लिंक मॉडेम जेनिफर स्विच, कौन सा हो जाएगा? कौन कौन सी कंपनी का उपयोग करेंगे? एचपी राउटर, टीम लिंक मॉडेम, जेनिफर स्विच। याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये चीजें हमने अपने थ्योरी वाले वीडियो में पीडीएफ जो दिया उसमें अच्छे से बताया है। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बताया था। एचपी का राउटर हो जाएगा, टीम लिंक का मॉडेम हो जाएगा, जेनिफर का स्विच हो जाएगा। फिर किस प्रकार से इसका वर्क फ्लो होता है, किस प्रकार धारा प्रवाह होता है, वो भी हमने बताया है। वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नेटवर्क के प्रवाह का एक सही क्रम क्या होता है? एक्सचेंज है, राउटर, स्विच, मॉडेम, पीसी। फिर बोला मॉडेम में रहेगा, एक्सचेंज में जाएगा राउटर, फिर स्विच, फिर पीसी में जाएगा। एक्सचेंज है, मॉडेम, राउटर, स्विच या पीसी। एक्सचेंज, मॉडेम, स्विच, राउटर, कौन सा विकल्प सही होगा? शत्रुघ्न बोल रहे हैं सी, दिनेश सी, विमल बी, बीरू का सी उत्तर, रानी सी, अतिराज का ए, सूरज का बी। विच वन इज करेक्ट? जवाब सी उत्तर सही होगा। क्या होगा? एक्सचेंज, फिर मॉडेम में गया, राउटर, स्विच, फिर पीसी। ठीक है, एक्सचेंज, मॉडेम, राउटर, स्विच, पीसी, ये क्रम आपको याद कर लेना। एक्सचेंज, मॉडेम, राउटर, स्विच, पीसी। फ्रेंड्स, दर्पण परियोजना में हार्डवेयर की खराबी के मामले में तत्काल उसका रिप्लेसमेंट हो तो हमने मंडल मतलब डीओ में, डिवीजन स्तर में कितना परसेंट स्टॉक बना के रखा था? अगर हमको जरूरत पड़ता है तो हम उसको तुरंत जो है रिप्लेस कर देंगे। कितना परसेंट स्टॉक? कम से कम 5% स्टॉक, 5% स्टॉक जो है डिवीजन में रखा रहेगा। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के किस साइलो को डाक प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है? ब्रेन ऑफ पोस्टल सिस्टम। विच साइलो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट considered as brain of postal system that integrates all the system integrators? एफएसआई नहीं, सीएसआई। सीएसआई इज राइट आंसर। सीएसआई को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ पोस्टल सिस्टम। वर्तमान में तो उपयोग नहीं आता, 1.0 में इसने काफी ज्यादा चीजों में बदलाव किया था। चलिए, बिजनेस इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर विच कंपोनेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के किस घटक के तहत बिजनेस इंटेलिजेंस प्रदान किया गया? एसआई, सीएसआई, आरएसआई, एनआई। बिजनेस इंटेलिजेंस जो है सीएसआई के तहत, सीएसआई के तहत प्रदान किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला आपकी स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया। ECMS is maintained which of the following segment? ECMS एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम निम्नलिखित में से किस खंड में बनाए रखा जाता है? ECMS, CSI, FSI, RSI, NI। कौन सा उत्तर भाई? उत्तर हो जाएगा आपका बी, बीमा और बैंकिंग। ठीक है, तो ECMS भी जो भी PLI के नए प्रपोजल आते थे उसको ही स्कैन करते थे ECMS में। चलो, एट प्रेजेंट हु इज वेंडर कैश मैनेजमेंट, कैश लोडिंग, पोस्ट ऑफिस, एटीएम। वर्तमान में डाक घर के एटीएम में कैश मैनेजमेंट और कैश लोडिंग का वेंडर कौन था? TCS, AGS, इन्फोसिस, RICOH। AGS को हमने अभी पढ़ा था। AGS जो है, AGS कंपनी जो है ये एटीएम का कैश मैनेजमेंट वगैरह कर रही है।
ठीक है, चलो। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में किस घटक की कुल लागत सबसे कम थी? सबसे ज्यादा किसका था? सीएसआई। सबसे कम लागत आरएसआई, सीएम, डीसीएफ, आरएफ। सबसे कम लागत सीएम में। इसमें हमने क्या किया था? ट्रेनिंग दिया था सभी कर्मचारियों को। सबसे कम लागत इस पे लगा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टोटली इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट? इनमें से कौन सा पहले पूरी तरीके से लागू किया गया? सीएसआई, दर्पण, डीसीएफ या एफएसआई? अभी पढ़ा था ये क्वेश्चन हमने, ठीक है। डीसीएफ, डाटा सेंटर फैसिलिटी, सबसे पहले लागू हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। पीआईएस क्या होता है? पीआईएस पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत नन ऑफ द अबव। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। फुल फॉर्म वाला पीडीएफ हमने जो दिया है ना, उसमें ये सारे आपको फुल फॉर्म मिल जाएंगे। ये होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। विकल्प नंबर ए करेक्ट था। एफएसआई प्रोजेक्ट के तहत कोर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर के लिए प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। अंडर एफएसआई प्रोजेक्ट कोर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग वर्क इज डन। डिविजनल मैनेजर, पीएलआई, एसपीओज, सीपीसी इन एचओ। देखिए, कोर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग वर्क जो है वो सीपीसी एचओ में किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है। एक सर्किल प्रोसेसिंग सेंटर भी होता है जो कि केवाईसी दस्तावेजों को स्कैन करने, उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। और पीएलआई संबंधित काम जो कि एचओ में सीपीसी में होता है। और विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पर आ चुका है एक जीडीएस बीपीएम दर्पण डिवाइस पर इनमें से किस लेन देन को प्रभावित कर सकता है? सीबीएस, सीएसआई, सीआईएस, ऑल ऑफ द अबव। जीडीएस बीपीएम, सीबीएस, सीएसआई, सीआईएस, क्या तीनों लेन देन? हाँ जी, वर्तमान में तीनों लेन देन संभव है। और विकल्प नंबर डी का हमने इसलिए चयन किया है। दर्पण हाथ से चलने वाले उपकरण को बीपीएम द्वारा लॉग इन किया जा सकता। पासवर्ड, फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ड्राइंग पैटर्न। विच वन इज करेक्ट आंसर? फ्रेंड्स याद रखिएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। विच द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट जनरेटेड फॉर ईएमओ इन सीएसआई इन्वायरमेंट? सीएसआई पर्यावरण में ईएमओ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट उत्पन्न नहीं होती है? ईमो एब्स्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, मनी ऑर्डर, ऑडिट वाइज रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट नहीं जनरेट होगा? एब्स्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, मनी ऑर्डर रिपोर्ट, ऑडिट वाइज रिपोर्ट इज नॉट जनरेटेड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विच इज द फॉलोइंग थ्री एप्लीकेशन अवेलेबल इन दर्पण सीएसआई? दर्पण सीएसआई में कौन से तीन एप्लीकेशन उपलब्ध हैं? सीबीएस पीएलआई डेल ऐप, सीबीएस पीएलआई डेमो बुकिंग, सीबीएस एंड पीएलआई डेमो बुकिंग, डेल ऐप, कॉमन ऐप। Which of the following three application available in Darpan CSI? Demo booking, Dell app and common app। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों एप्लीकेशन जो है वो उपलब्ध है। इन रिस्पेक्ट जीडीएस सब्सिट्यूट इन दर्पण डॉट डॉट यूज। दर्पण यूजर आईडी, सीएसआई यूजर आईडी, आरएसआई यूजर आईडी, आधार नंबर। दर्पण में जीडीएस के स्थापन के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग आधार नंबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जेडीएस सब्स्टिट्यूट के तौर पर आधार नंबर का उपयोग करते हैं। आईपीपीबी माइक्रो एटीएम ऐप में बीपीएम एबीपीएम द्वारा लॉगिन करने का विकल्प आईडी पासवर्ड, एजेंट आईडी पासवर्ड, पास पैटर्न लॉक, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो हो जाएगा आईडी और पासवर्ड के माध्यम से माइक्रो एटीएम में लॉगिन करते हैं, ठीक है। चलिए, भारत के पहले डाकघर बचत बैंक एटीएम का उद्घाटन हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई। पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत के पहले डाकघर बचत बैंक एटीएम का उद्घाटन चेन्नई में किया गया था। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है।
काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, चेन्नई में भारतीय डाक के पहले एटीएम का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, चलो लेटेस्ट ऑफरिंग, वर्तमान में नवीनतम पेशकश कौन सा है? एटीएम इंटरऑपरेबल, पीएसपी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम डेबिट कार्ड। सबसे नवीनतम मतलब करंट में आया, एटीएम इंटरऑपरेबल हुआ था 16 में, इंटरनेट बैंकिंग कब आया था? 18 में। मोबाइल बैंकिंग कब आया था? यह आया था आपका 19 में। सबसे नवीनतम जो पेशकश है वो ये मोबाइल बैंकिंग का क्यों हो गया? क्योंकि मोबाइल बैंकिंग 2019 में आया था और ये सबसे लेटेस्ट हो गया अभी का। ठीक है, मैं लेटेस्ट ही बताना था, इसी वजह से हमने उसका चयन किया है। The begin task is done. Darpan device, Dell app, demo booking, common app, none of the above. Which one is correct answer? दर्पण डिवाइस में रिस्टार्ट टास्क किया जाता है किसके माध्यम से? विकल्प नंबर बी करेक्ट, डेमो बुकिंग ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दर्पण डिवाइस कैश बैलेंस बीओ इज शो, कैश वॉलेट बैंक दर्पण मनी। दर्पण डिवाइस कैश बैलेंस बीओ शो, वॉलेट के रूप में अभी भी आपका जो बैलेंस है वो वॉलेट के रूप में शो करता है। ठीक है, जो कैश बैलेंस बीओ का रहेगा वो किस में शो करता है? वॉलेट में शो करता है, आपको पता है। अगला स्क्रीन पर आ चुका है। एबीपीएम को उससे नगद की प्राप्ति भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प। द ऑप्शन यूज फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर कैश टू एंड फ्रॉम एबीपीएम डेलेव इज। एबीपीएम को उससे नगदी की प्राप्ति भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प जो है कैश, वॉलेट, बैंक, दर्पण मनी, कौन सा होता है? वॉलेट का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, नगदी की प्राप्ति भुगतान के लिए जो विकल्प उपयोग होता है वो वॉलेट का ही होता है। तो 15 है, दर्पण डिवाइस में जीडीएस द्वारा अवकाश के लिए आवेदन, छुट्टी लेना है जीडीएस को, कौन से विकल्प का उपयोग करेगा? दर्पण डिवाइस की बात कर रहा है। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर डेमो बुकिंग के माध्यम से वो अपने लिए लीव अप्लाई कर सकता है। ठीक है, द ऑप्शन व्यूइंग प्रिंटिंग पेस्लिप जीडीएस अवेलेबल विच ऐप दर्पण डिवाइस। पेस्लिप देखने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग करेगा? एल ऐप का उपयोग करेगा, डेमो बुकिंग का उपयोग करेगा, कॉमन ऐप का उपयोग करेगा, सीबीएस ऐप का उपयोग करेगा। स्लिप देखना है, जनरेट करना है, प्रिंट करना है, जो विकल्प होता है वो है डेमो बुकिंग का। ठीक है, जो विकल्प है वो डेमो बुकिंग का है। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन सीएसआई द 15 डिजिट जीएल जनरल लेजर जिसको बोलते हैं हेड ऑफ अकाउंट इज चेंज जीएल कोड विथ। सीएसआई में खाते के 15 अंकीय जीएल को हमने इतने अंकीय जीएल में बदल दिया। सीएसआई के माध्यम से संभव हुआ कि 15 डिजिट वाले जीएल को हमने 10 डिजिट के जीएल में बदल दिया। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा भाई बी, 10 डिजिट में बदल दिया था, विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विच ऑप्शन इज यूज लॉग इन टू वर्क इन सैप डीपीएमएस। सैप के डीपीएमएस में काम करने, लॉग इन करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता था? और में डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1.0 का पूरा हिस्सा है। इसी ईसीपी कौन सा विकल्प उपयोग करते थे? लॉग इन करने के लिए ईसीपी विकल्प का उपयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीएसआई में एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डाकघर में किया जाता है? वर्तमान में तो नहीं किया जाता, लेकिन पहले 1.0 में किया जाता था। एक ऑफलाइन एप्लीकेशन था जिसको हम क्या बोलते थे? पॉस बोलते थे, पॉइंट ऑफ सेल। ये ऑफलाइन है, सिंक बेस एप्लीकेशन था, डाटा इसमें सिंक होता था। द वेब सर्विस रेस फॉलो अप टिकट रिजर्वेशन बाय सीएसआई यूजर, हेल्प डेस्क सर्विस, एनी डेस्क सर्विस, सर्विस डेस्क या हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ गई तो हमने टिकट रेज करना, और इसका जो विकल्प था वो था सर्विस डेस्क में।
सर्विस डेस्क के माध्यम से ये संभव हुआ था। ठीक है, वह कौन सा पोर्टल है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता असाइनमेंट सीएसआई उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक रोल को प्रबंधित करना, मैनेजमेंट करना, पासवर्ड को रिसेट करना है, खाता को अनलॉक करना है, और ये किसके माध्यम से कर रहे थे? एंटरप्राइज पोर्टल था। इसके अलावा आईपीवीएस था, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। कौन सा विकल्प था? आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के माध्यम से ये कर पा रहे थे, जिसमें उपयोगकर्ता को कौन सा काम दिया जाए, रोल असाइन कर रहे थे, फिर उसके बाद पासवर्ड को रिसेट कर रहे थे, फिर उसके बाद खाते को अनलॉक कर रहे थे। ये सभी काम यहां से किए जा रहे थे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन आया है। सीएसआई सुविधा आईडी, फैसिलिटी आईडी का पहला दो लेटर क्या प्रदर्शित करता है? द फर्स्ट टू लेटर अल्फाबेट इन सीएसआई फैसिलिटी denote first two letter of name of location, type of office, beginning to pin code, digit of office, none of these। पहला दो अक्षर शो करेगा पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, आरएम आरएमएस का पहला दो अक्षर, ऑफिस का प्रकार सीओ सर्किल ऑफिस। तो इस प्रकार से आपको पता लगाना है कि पहला दो लेटर अल्फाबेट का ऑफिस का प्रकार बताता है। कौन सा? सुविधा आईडी, फैसिलिटी आईडी सीएसआई में उपयोग होता था। फैसिलिटी कंटेन डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, सुविधा आईडी में अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड कितना होता था? इसमें कुछ डिजिट भी थे और उसके अलावा कुछ जो है वो अल्फाबेट भी थे। कितने थे टोटल? टोटल 13 थे। कितने थे भाई? टोटल 13 थे। फैसिलिटी आईडी टोटल अल्फाबेट और नंबर को मिलाकर 13 हुआ करता था। ठीक है, सभी के डाकघर का एक फैसिलिटी आईडी बनाया गया। सोशल मीडिया आईडी आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पब्लिक आईडी, क्वेश्चन नंबर पब्लिक आईडी पूछा है, कौन सा हो जाएगा? याद कर लीजिएगा, @इंडिया पोस्ट। देखिए बहुत सारे आएंगे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। अगला है इंडिया पोस्ट टोल फ्री नंबर, बेसिक कुछ भी इंक्वायरी करना है, कंप्लेन करना है, ट्रैकिंग करवाना है, कुछ फीचर को जानना है। कौन सा नंबर है? 1800266686। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो, आईटी मॉडर्नाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट 2012। आईटी आधुनिकीकरण 2012 के प्रमुख प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सीबीएस, सीआईएस, सीएसआई, सीएम। मेजर प्रोजेक्ट बनाए गए थे, टोटल 8 थे, 8 सेगमेंट थे। अब फिर उसके बाद 8 में से कुछ मेजर बनाए गए कि ये जो है जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तो उनमें से एक नहीं था। सीएम इसका हिस्सा नहीं था। देखिए, मेजर प्रोजेक्ट जब बात करेंगे 1 पॉइंट के, तो सीबीएस, सीआईएस भी था और सीएसआई भी था। ये तीनों मेजर प्रोजेक्ट में आते थे। मेजर प्रोजेक्ट जो नहीं था वो था सीएम का। अब इसके पहले जब 1.0 नहीं आया था तब भी हमने कुछ चीजों पर काम करना शुरू कर दिया था, है ना। मतलब संचय पोस्ट, मेघदूत, है ना, ये सॉफ्टवेयर उपयोग करते थे। उतना ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं साबित हुआ। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, विभाग पीछे जरूर रहा, लेकिन उसके बाद चेंजेस बहुत सारे अभी देखने को मिले, बहुत सारी चीजें बदल गई। प्रोजेक्ट एरो में 2008 में लाया था। उसका साइलो क्या था? देखिए, एक टैग था, उसका टैगलाइन था जो कि था लुक एंड फील। ठीक है, इसी के तहत हमने, इस विजन के तहत हमने काम किया था। ठीक है, डाक पे यूपीआई का शुरुआत हुआ, उपयोग में प्रचलन, उपयोग में कब से आना ये शुरू हो गया था? और ये डेट आपको याद है, 15/12/2020 से डाक पे यूपीआई एक एप्लीकेशन आया। प्रोजेक्ट एरो का शुरुआत, प्रोजेक्ट एरो स्टार्टेड 2008 में। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 एक साइलो लुक एंड फील के साथ की गई थी। फ्रेंड्स, अगला आखिरी क्वेश्चन वीडियो का, जीवन प्रमाण पत्र जेपीसी पेंशनधारी जो हैं उनके लिए हर साल एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं और 70 रुपए चार्ज लगता है, जीएसटी इंक्लूड होता है 70 में। और उसके माध्यम से ये सर्टिफाई करते हैं कि ये जो पेंशनधारी है वो अभी वर्तमान में जीवित है। तो ये शुरुआत हुआ था 30 जून 2015, डेट याद करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए हैं। अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए,
डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, हार्डवर्क चालू रखिए, निश्चित तौर पर खुद पर बिलीव बनाए रखिए। आने वाला महीना मई में आप निश्चित तौर पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए।